नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ तस्वीरें आ रही हैं। वो सभी नेताओं से मिल रहे हैं। इस बीच उन्होंने डिनर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की है। हालांकि दोनों के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बाहर आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी टेबल से उठकर चीन के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाने जाते हैं और फिर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी मुलाकात की और ब्रिटेन के हाल ही में प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक के साथ भी वो बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ भी अपनी तस्वीर पोस्ट की है। G20 समिट में शामिल होने इंडोनेशिया के बाली पहुंचे पीएम मोदी ने यहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क है और वो फर्क स्पीड और स्केल का है। हालांकि इस बीच लोगों ने मोदी का नाम चिल्लाना शुरू किया तो मोदी ने कहा कि मोदी नहीं, स्पीड और स्केल का फर्क है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में हमने देखा है भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की है। उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला है। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत का टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इंडस्ट्री ने आज दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 समिट से बीच में ही चले गए हैं। G20 समिट आधिकारिक रूप से कल खत्म होगा। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक इससे पहले लावरोव ने पश्चिमी देशों की ये कहते हुए आलोचना की है कि उन्होंने G20 घोषणा पत्र का राजनीतिकरण कर दिया है। बीबीसी के मुताबिक समाचार एजेंसियों ने जिस मसौदे को देखा है उसके मुताबिक घोषणा पत्र में कहा गया है कि अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की है और जोर देकर कहा है कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तक इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में रूस की आक्रामकता को रोकने की मांग की गई है। बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुले तौर पर यूक्रेन में रूस के बर्बर युद्ध के खिलाफ बात की और पुतिन शासन को यूक्रेन छोड़कर जाने को कहा। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री मौजूद थे। जिस वक्त G20 समिट में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर निंदा की जा रही है, उस वक्त ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कीव में 2 विस्फोटों को सुना गया और धुएं का गुबार भी निकलता हुआ देखा गया। बता दें, एक हफ्ते से ज्यादा समय में ये इस तरह का पहला हमला है। इस दौरान रूस के सैनिक खेरसोन से वापस लौट रहे थे। बता दें, रूस ने मंगलवार को खेरसोन के विपरीत निप्रो नदी के तट पर कस्बों से भी सैनिकों और नागरिक प्रशासकों को वापस बुला लिया है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नामों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के युवा चेहरे सचिन पायलट, जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल किया गया है। बता दें, राहुल गांधी को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है कि वो गुजरात जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि अब कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी गुजरात में प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अंतिम समय में गुजरात में बड़े स्तर पर बड़े नामों के साथ आक्रामक प्रचार करेगी, क्योंकि गांव के स्तर पर तो वो पहले से काम कर रही है। मालूम हो कि कांग्रेस इस बार मीडिया में नहीं दिखाई दी है और इसकी चर्चा पीएम मोदी भी अपनी रैली में कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने इस बार नई रणनीति अपनाई है और उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण बीजेपी के नेताओं ने बगावत कर दी है। उन नेताओं के विरोध और गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सुझाए गए प्रेम और करुणा के दृष्टिकोण को अपना रही है और असंतुष्ट नेताओं के साथ आमने सामने चर्चा करने की योजना बना रही है। बता दें, एक दिन पहले गांधीनगर में पार्टी के मुख्यालय कमलम में कुछ सीटों पर टिकटों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, हंगामा किया था। एनडीटीवी के अनुसार पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि असंतुष्ट लोगों से बात करने के लिए राज्य के नेताओं की एक टीम को काम दिया गया है। अमर उजाला की रिपोर्ट में गुजरात चुनाव का कामकाज देख रहे भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने नाम छिपाने के अनुरोध पर कहा कि रविवार शाम को अमित शाह ने प्रदेश भाजपा कार्यालय कमलम पर 4 घंटे की एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया समेत 4 जोन के महामंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नाराजगी वाली सभी सीटों पर एक एक कर चर्चा की। बैठक में उन्होंने गुजरात भाजपा के नेताओं से 2 टूक कहा, नाराज
सभी लोग पार्टी और परिवार के हैं, उन पर दबाव डालने के बदले समझाकर और प्रेम से काम लो। जो समझाने पर ना माने तो उन्हें 14वां रत्न देखने का दिल्ली से आदेश है। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक ये ब्रह्मास्त्र को मत छोड़ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की सत्ता में वापस लौटने की सूरत में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है। अमित शाह ने CNN न्यूज़ 18 की ओर से अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो भूपेंद्र पटेल ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें, सितंबर 2021 में बीजेपी ने विजय रूपानी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था और भूपेंद्र पटेल को कुर्सी सौंपी थी। उस वक्त इस फैसले पर लोगों को आश्चर्य हुआ था, क्योंकि भूपेंद्र पटेल 2017 में पहली बार विधायक बने थे। पटेल को इस बार भी उनकी पुरानी सीट घाट लोडिया से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं गुजरात में जोर शोर से चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने पूर्व पत्रकार इसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज हादसे का गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ओरेबा समूह के अजंता मैन्युफैक्चरिंग को पुल के नवीनीकरण का ठेका देने के तरीके पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने ऐसे कदम उठाए जो उससे अपेक्षित थे, लेकिन मोरबी सिविक बॉडी और नवीनीकरण के लिए एक निजी ठेकेदार के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर केवल 1.5 पृष्ठ का है। कोई टेंडर नहीं निकाला गया था। किसी टेंडर को निकाले बिना कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? चीफ जस्टिस रविंद्र कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि बिना किसी टेंडर के अजंता कंपनी को राज्य की उदारता दी गई थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 2017 में सस्पेंशन ब्रिज के संबंध में कलेक्टर राजकोट और अजंता के बीच समझौता खत्म हो जाने के बाद भी 2 साल तक पुल के रखरखाव का काम अजंता ने जारी रखा था। मोरबी हादसे पर सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सामने कई प्रश्नों को उठाया। कोर्ट ने पूछा कि समझौते के तहत ये पता नहीं चल रहा है कि प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसके पास है कि पुल उपयोग के लिए उपयुक्त हो गया है। दूसरा सवाल है कि जब MOU 2017 में समाप्त हो गया तो टेंडर जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने तीसरा सवाल पूछा, किस आधार पर जून 2017 के बाद अजंता द्वारा पुल को संचालित करने की अनुमति दी जा रही थी, तब भी जब MOU खत्म हो चुका था और इसको फिर से नहीं किया गया था। क्या गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 65 का अनुपालन किया गया? कोर्ट ने पूछा कि इसने गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 263 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रथम दृष्टया नगर पालिका ने चूक की है, जिसके कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 135 निर्दोष लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने GST और कई केंद्रीय योजनाओं के तहत बंगाल के लिए बकाया धनराशि को रोक रखा है। ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बंगाल के लिए 100 दिनों के काम, आवास योजनाओं और ग्राम सड़क योजना के लिए फंड जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर भड़कते हुए कहा, मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अब इसके बाद क्या बचा है? क्या मुझे अब फंड के लिए उनके पैरों में गिरना होगा? ममता बनर्जी ने कहा कि हमसे पैसा लेकर आप हमें ही पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर फंड नहीं मिले तो फिर हम टैक्स क्यों दें? ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के मौके पर बोलते हुए की। शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष और बाण के चिन्ह को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहे विवाद पर जितनी जल्दी हो सके फैसला ले। बता दें, चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चिन्ह पर 8 अक्टूबर को जारी आदेश में प्रतिबंध लगा दिया है और कहा कि कोई भी अंतिम आदेश तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि आयोग का यह आदेश अवैध है। ठाकरे गुट ने कल ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि 30 साल तक उन्होंने पार्टी चलाई, पर आज पिता बाला साहेब के नाम से ही किनारा करना पड़ रहा है। ठाकरे के वकील ने कहा था कि आखिर पार्टी को उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने खड़ा किया था, वो ही इसके असली हकदार हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए दी गई तारीख बदलने से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अनुरोध ठुकरा दिया है। ईडी ने उनसे गुरुवार को ही पेश होने के लिए कहा है। ईडी के सूत्रों ने आज 15 नवंबर मंगलवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन्हें गुरुवार को पेश होने के बजाय एक दिन पहले बुधवार को पेश होने की अनुमति दी जाए। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनुरोध को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया है और उन्हें गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि हमने गुरुवार को रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा के लिए झारखंड के डीजीपी को भी लिखा है। कर्नाटक में क्लासरूम को भगवा रंग से रंगने के खिलाफ कांग्रेस ने सीएम अंकल अभियान शुरू किया है। मालूम हो कि कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के 7,500 से अधिक क्लासरूम को विवेक अभियान के तहत भगवा रंग से रंगने का आदेश दिया है। इस अभियान के तहत कक्षाओं को भगवा रंगने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के अभियान की निंदा की है। उसका कहना है कि वो सीएम के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कांग्रेस ने सीएम अंकल हैशटैग के साथ अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम बसवराज बोम्मई से कक्षाओं को पेंट करने के बजाय पहले बच्चों के शौचालय बनाने का आग्रह किया। इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने स्कूली बच्चों की ओर से बोम्मई से सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पूरे राज्य में स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी है, बच्चे शौचालय के बिना परेशान रहते हैं। सीएम अंकल स्कूल भवनों को भगवा रंग में रंगने से पहले शौचालय बनाएं, हमें स्वच्छ पेयजल और सुविधाएं दें। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद के नाम पर योजना लागू कर रही है। स्वामी विवेकानंद वैज्ञानिक सोच वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करने वाले कार्यक्रमों को लागू नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, मिड डे मील गायब है, आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? कुपोषित बच्चों को अंडे देने की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। अंडे वितरित करने के लिए कार्रवाई करें, अंडे खरीदने में भी भ्रष्टाचार को जगह ना दें। बता दें कर्नाटक में अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस अभियान को कांग्रेस की चुनाव तैयारी के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। इससे पहले अगस्त में पे सीएम जैसा आक्रामक कार्यक्रम कांग्रेस चला चुकी है। वो अभियान भी काफी लोकप्रिय रहा था। कर्नाटक कांग्रेस लीग से हटकर अभियान चलाने के लिए अब चर्चित होती जा रही है। बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी व पूर्व सांसद डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने खतौली सीट पर राजकुमारी सैनी और रामपुर सीट से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहानी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। राजकुमारी सैनी बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी हैं। विक्रम सैनी को 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में 11 अन्य लोगों के साथ दोषी बताया गया था, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब जिनकी सदस्यता रद्द की गई है, उनकी ही पत्नी को टिकट दे दिया गया है। वहीं इस सीट पर सपा गठबंधन से आरएलडी ने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस और मेटा इंडिया पब्लिक पॉलिसी के निदेशक राजीव अग्रवाल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के निदेशक शिवनाथ ठुकराल को अब भारत में सभी मेटा ब्रांडों के पब्लिक पॉलिसी के लिए निदेशक बनाया गया है। भारत में मेटा के बड़े अफसरों की यह खबर तब आई है जब हाल ही में मेटा ने बड़े पैमाने पर छटनी की है। इसने दुनिया भर में करीब 11,000 कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया है। माना जाता है कि कंपनी ने यह फैसला अपने खर्चों में कटौती के लिए किया है। मेटा के साथ ही ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खर्च में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की छटनी का फैसला ऐसे समय में कर रही हैं जब कहा जा रहा है कि अमेरिका, यूरोपीय देश सहित दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका है। श्रद्धा वालकर केस अब लव जिहाद की तरफ मुड़ गया है। श्रद्धा के पिता ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि उन्हें इस मामले में लव जिहाद की आशंका है। श्रद्धा के पिता ने कहा कि मुझे एक लव जिहाद के एंगल पर संदेह है। उन्होंने आफ्ताब के लिए मौत की सजा की मांग की और साथ ही कहा कि मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा अपने चाचा के करीब थी और मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी आफ्ताब के संपर्क में नहीं था। श्रद्धा हत्याकांड के मामले में मुंबई में मंगलवार को बीजेपी ने लव जिहाद की जांच के लिए प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और बीजेपी विधायक राम कदम ने इस मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से करने की मांग की है। इस रिपोर्ट के बनाए जाने तक लव जिहाद एंगल को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम के नेतृत्व में मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस हत्याकांड की जांच लव जिहाद के एंगल से करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, श्रद्धा का मामला क्या लव जिहाद का मामला है, जांच होनी चाहिए। बीजेपी के सीनियर नेताओं में शुमार गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि देश में मुस्लिमों का लव जिहाद मिशन चल रहा है, हिंदू बेटियां खतरे में हैं, दिल्ली पुलिस लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच करे। मुंबई में प्रदर्शन के दौरान राम कदम ने भी इन्हीं लाइन पर मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में पत्र लिखने जा रहे हैं।
दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड का अभियुक्त आफताब अमीन पूनावाला एक अन्य महिला के संपर्क में भी था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ये महिला पेशे से साइकोलॉजिस्ट है और आफताब का उससे एक डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए संपर्क हुआ था। इसी ऐप के जरिए साल 2019 में वो श्रद्धा के संपर्क में भी आया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, ये महिला जून और जुलाई के दौरान कई बार आफताब के फ्लैट पर आई थी। बता दें, श्रद्धा हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद आफताब ने पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था और इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था और रात में निकलकर शरीर के एक एक अंग को ले जाकर अलग अलग हिस्सों में फेंकता था। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के अभियुक्त आफताब अमीन पूनावाला ने हत्या करने के बाद बचने की पूरी कोशिशें की। जांचकर्ताओं ने बताया कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन किया और उसके दोस्तों को मैसेज भेजे जिससे उन्हें ये लगे कि श्रद्धा अभी भी जिंदा है। आफताब ने श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का भी बिल चुका दिया जिससे कंपनियां श्रद्धा के मुंबई वाले पते पर कांटेक्ट न कर सकें। एक पुलिस अफसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आफताब ने हर वो कोशिश की जिससे वो इस हत्या को छुपा सके। आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा उस पर शादी करने के दबाव बना रही थी और इसे लेकर उन दोनों के बीच लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। जैकलीन के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगे हैं। एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी। T20 विश्व कप के खत्म होने के बाद अब IPL की फ्रेंचाइजी अपने काम पर लग गई हैं। उन्होंने अपनी अपनी टीमों को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस क्रम में टीमें कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर रही हैं जिससे अलग अलग नीलामी में उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को खरीदा जा सके या मौका बने तो उनको ही कम पैसों में खरीदा जा सके। इसी प्रक्रिया में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने कप्तान केन विलियमसन को रिलीज कर दिया। वहीं पंजाब किंग्स 11 ने भी कप्तान मयंक अग्रवाल को रिलीज कर दिया है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को दूसरी टीमों ने खरीद लिया है, जैसे शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स से ले लिया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स से अमन खान को अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन और रहमानुल्लाह गुरबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस से अपनी टीम में शामिल किया है। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने IPL को अलविदा कह दिया है। पोलार्ड ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। मुंबई इंडियंस के आक्रामक खिलाड़ी पोलार्ड ने कहा कि मैं कुछ साल और खेलना चाहता था, इसलिए मेरे लिए ये बहुत आसान फैसला नहीं रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस से बातचीत के बाद अब मैंने अपने IPL करियर को विराम देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि मुंबई इंडियंस को बदलाव की ज़रूरत है और अगर मैं MI के साथ नहीं खेलूंगा तो मैं खुद को किसी और टीम के साथ खेलता नहीं देख सकता। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।